नमस्कार सभी को। आयुर्वेद का इतिहास लेक्चर 2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज बात करेंगे, देखिएगा संहिताओं के थोड़ा परिचय की बात करेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना, भागवत संहिता। तो अब यहाँ से थोड़ा जो इतिहास है हम संहिताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता की, याद रखिएगा। अब चरक संहिता का सामान्य परिचय तो बात करते, देखिएगा आद्य उपदेष्टा की। आद्य उपदेष्टा कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। सिंपल है। तंत्रकर्ता कौन है? तो तंत्रकर्ता है आपके अग्निवेश। काल कितना है इनका? 1000 ईसा पूर्व, जिसे उपनिषद काल बोला गया है, उपनिषद कालीन थे। प्रतिसंस्कर्ता की बात करते हैं, रिडेक्टर। तो जो इंग्लिश नेम है वो भी आपको याद होने चाहिए, है ना। प्रतिसंस्कर्ता आपके रिडेक्टर हो गए। कौन है? चरक। प्रतिसंस्कर्ता जो रिडेक्टर है आपके कौन है? स्वयं चरक हैं। और सदी कौन सी? तो सदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सदी अंडरलाइन करिएगा, 200 ईसा पूर्व। इनका जो काल था 200 ईसा पूर्व का, वो मौर्य सुंग काल था, याद रखिएगा। संपूरक की बात करते हैं। संपूरक का अर्थ होता है, संपूर्ण किसने किया है, संपूर्ण किसने किया चरक संहिता को? तो वो थे, उनका जो नाम आता है वो है दृढ़ बल। कौन सी सदी? तो चौथी सदी, याद रखिएगा। जो चौथी सदी थी वो गुप्त काल का समय था। सिंपल है। और जो दृढ़बल थे वो किसके पुत्र थे? तो कपिल बलि के पुत्र थे। तो नोट करिएगा इसको, बल से बलि याद रखना, बल बलि, बल बलि मतलब कपिल बलि, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बात की हमने आद्य उपदेष्टा की, तो यहाँ पर किसके आद्य उपदेष्टा पूछा गया है? चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा। अभी मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा के आया था कि आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन है, तब बात होगी वहां पर ब्रह्मा जी की। लेकिन चरक के आद्य उपदेष्टा पूछे जाए तब बात होगी किसकी? पुनर्वसु आत्रेय की। इसी तरीके से अगर सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा पूछे जाए तब बात होगी आपकी उनकी धर्मंत्री जी की। तो क्वेश्चन क्या है, किसके आद्य उपदेष्टा पूछे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा पूछे हैं, चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा पूछे हैं, या सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा पूछे हैं, या एनीबॉडी कोई भी संहिता हो उसके आद्य उपदेष्टा पूछे हैं, आपको पता होना चाहिए। तंत्रकर्ता मैंने बता दिया आपको अग्निवेश, क्योंकि अग्निवेश जो थे उन्होंने तंत्र की रचना की थी, एक तंत्र की रचना की जिसे अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना गया, इसलिए इनको तंत्रकर्ता कहा गया। ठीक है। प्रतिसंस्कार जो थे, मतलब जो संस्कार जो किया उन्होंने, कुछ चेंजेस किए, वो चरक थे, याद रखिएगा। सिंपल है। काल बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 ईसा पूर्व। और संपूरक, संपूर्ण किसने किया उस चरक संहिता को? तो वो थे आपके दृढ़बल, चौथी सदी, गुप्त काल। किसके पुत्र थे? तो कपिल बलि के पुत्र थे। अभी थोड़ा दृढ़बल का संपूरक किया, मतलब क्या क्या जोड़ा, कितने अध्याय जोड़े, कौन कौन से स्थान में जोड़े, वो अभी हम आगे चर्चा करते हैं। विषय विवेचन की बात करते हैं तो कुल स्थान याद रखिएगा 8 होते हैं, सभी को पता है, नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। तो कुल अध्याय जो है 120 है, ये भी सभी को पता होगा। हाँ, कुल सूत्र ये नहीं पता है, तो आपको नोट करिएगा 9295। कुल श्लोक कितने हैं? तो ये भी याद रखिएगा 12000 श्लोक है पूरी संपूर्ण संहिता में। सूत्र स्थान से लेके याद रखिएगा आपकी कहां तक? सूत्र स्थान से लेके सिद्धि स्थान तक कितने श्लोक हैं चरक संहिता में? तो 12000 श्लोक हैं। एक कोटेशन भी दी हुई है, द्वादश सहस्त्री। द्वादश मतलब 12, सहस्त्र मतलब 1000, 12000 श्लोक, है ना। चरक सिद्धि स्थान में कोटेशन दी है। स्थान विवेचन की बात करें तो अभी तो हमने कुल स्थान सिर्फ संख्या पढ़ी, 8 है। कौन कौन से होते हैं तो ये भी आपको पता होगा, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है। सूत्र स्थान है आपका, है ना। निदान है, विमान है, शारीर है, इंद्रिय है, चिकित्सा है, कल्प है, और सिद्धि स्थान है। तो ये कॉमन है, आपको याद होंगे। इसमें से देखिएगा, इस प्रारंभ के जो 5 हैं, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, वो आप पूर्वार्ध में पढ़ते हो, और चिकित्सा, कल्प, सिद्धि आप उत्तरार्ध में पढ़ते हो। तो आप पढ़े हैं सभी। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो आप पढ़ चुके होंगे ये चीजें। अब बात करेंगे सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं। तो सूत्र स्थान में याद रखिएगा 30 अध्याय हैं। निदान स्थान में 8 हैं, विमान में भी 8 हैं, याद रखिएगा, और शारीर में भी 8 हैं, और इंद्रिय में 12 होते हैं। तो देखिएगा, पहले तो आपको सूत्र स्थान के याद रखने हैं, 30 होते हैं। निदान, विमान, शारीर में 8-8 होते हैं। इंद्रिय स्थान की बात करते हैं तो इंद्रियां, अरिष्ट जो है, अरिष्ट स्थान जो है वो 12 बताए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें चिकित्सा में 30 है, कल्प और सिद्धि दोनों में ही 12-12 है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये तो अध्याय की बात हो गई। अब इनके कुछ पर्याय दिए हुए हैं कि किस स्थान को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सूत्र स्थान में सबसे ज्यादा श्लोक हैं, इसलिए श्लोक स्थान कहा गया है। निदान स्थान में
व्याधियों का वर्णन है, निदान व्याधियों के निदान इसलिए व्याधि संग्रह है। विमान स्थान में मान का वर्णन है, परिमाण का वर्णन है, इसलिए मान स्थान बोल दिया जाता है। शरीर को आश्रय स्थान कहा जाता है, याद रखिए, क्योंकि शरीर में शरीर का वर्णन किया गया है और शरीर जो है व्याधियों का भी आश्रय है, आत्मा का भी, सभी का आश्रय है। इंद्रिय याद रखिएगा, इंद्रिय को अरिष्ट का वर्णन है तो अरिष्ट स्थान बोल दिया। चिकित्सा में औषध का वर्णन याद रखिएगा, चिकित्सा में किसका, औषध का वर्णन है। सबसे ज्यादा औषधियां चिकित्सा में यूज होती हैं, इसलिए उसे औषध स्थान कहा गया है। तो ये आपको सिंपली याद हो जाएंगे। कल्प की बात करते हैं तो कल्प को विकल्प बोला गया है और सिद्धि तो सिद्धि है। तो ये तो थे उनके कुछ पर्याय जो पूछे जाते हैं आपसे अक्सर। अब बात करेंगे, अभी मैंने बोला था कि दृढ़ बल का थोड़ा सा संपूरक जो थे तो उन्होंने कौन कौन से अध्याय जोड़े, कौन कौन से क्या जोड़े, उसके बारे में बात करें। तो देखिए सिंपल है, दृढ़ बल ने कुल अध्याय की बात करते हैं 41 अध्याय जोड़े हैं। चरक संहिता में दृढ़ बल ने कितने अध्याय जोड़े हैं याद रखिएगा। तो दृढ़ बल ने जो जोड़े हैं आपके नोट करिएगा 41 अध्याय। अब 41 में से कौन कौन से अध्याय जो है कहां कहां पर जोड़े हैं आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा 17 स्थान जो है चिकित्सा स्थान के, और 12-12 जो आपके जो कल्प और सिद्धि में 12-12 अध्याय थे, वो 12-12 अध्याय इन्हीं दृढ़ बल ने ही सारे 12-12 अध्याय जोड़े हैं। तो टोटल जो हो जाते हैं 17, 12, 12 आपके 41 अध्याय। और सबसे मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, इस टोटल जो है वो उत्तरार्ध में ही जोड़े हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। जो 41 अध्याय जोड़े हैं उत्तरार्ध में ही जोड़े हैं, पूर्वार्ध में उन्होंने कोई हाथ नहीं लगाया है। उत्तरार्ध में भी चिकित्सा स्थान जो है 17 जोड़े, बाकी जो कल्प और सिद्धि के जो 12-12 अध्याय होते हैं वो इन्होंने ही संपूर्ण किए हैं। अब बात करेंगे कुछ टीकाओं की। संस्कृत टीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। टीकाएं जो हैं इस इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से एक ना एक हर साल कोई ना कोई टीका पूछी जाती है, चाहे वो चरक संहिता से हो, सुश्रुत संहिता से हो, भागवत किसी भी संहिता से हो, पूछी जाती है। तो ये टीकाएं आपको टिंग टंग और टप रटी होनी चाहिए, याद रखिएगा। टिप ऑफ टंग याद होनी चाहिए आपको। अब कैसे याद होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे देखिए चरक संहिता की। तो चरक संहिता की प्रथम टीका कौन सी है, चरक न्यास। चरक संहिता की जो प्रथम टीका है चरक न्यास है, किसने लिखी है, भट्टार हरिचंद। सदी कौन सी है, 6वीं सदी। तो याद रखिएगा चरक न्यास जो है वो भट्टार हरिचंद द्वारा लिखी गई है, 6वीं सदी है। कैसे याद रखोगे, तो न्यास से न्याय याद रखना। क्या न्याय, तो कौन न्याय करते थे, तो आपने हरिश्चंद्र जो राजा थे उनकी कहानी तो सुनी होगी, तो भट्टार हरिश्चंद्र। सदी आपको याद रखना 6वीं सदी है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे जो प्रथम टीका थी कौन सी है, तो चरक न्यास है, भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा लिखी है, 6वीं सदी है। अब बात करेंगे दूसरी टीका की, चरक पंजिका। याद रखिएगा कौन टीकाकार है, स्वामी कुमार। कौन सी सदी है, 6वीं सदी, वो सॉरी 7वीं सदी है। तो ये भी आप नोट करिएगा, चरक पंजिका स्वामी कुमार 7वीं सदी। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो स्वामी मतलब जो बाबा वगैरह रहते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, पंजे से आशीर्वाद देते हैं, ऐसे 5 उंगली ऐसे दिखाएंगे, मतलब पंजिका, पंजिका दिखाते हैं। तो याद रखिएगा चरक पंजिका, तो पंजिका कौन दिखाता है, स्वामी जी, तो स्वामी कुमार। कौन सी सदी, 7वीं सदी। नेक्स्ट आता है आपका निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, निरंतर पद व्याख्या को, काफी इंपोर्टेंट टीका है जो जेजेट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जेजेट के द्वारा। कौन सी सदी में, 9वीं सदी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा छोटी जो ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए इसको। तो निरंतर चलने वाला कौन सी चीज होती है, इंजन होता है। देखिए इंजन देखिएगा निरंतर चलता रहता है, और कैसी आवाज आती है, तो जज 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 जज, इस तरह की आवाज आती है जब भी इंजन जो निरंतर चलता रहता है। तो जज जज जट, तो जज जज जट से याद रखना जज जट, और निरंतर चलता है याद रखिएगा तो निरंतर पद व्याख्या, 9वीं सदी। परिहार वार्तिका याद रखिएगा, नेक्स्ट है आपकी परिहार वार्तिका, आषाढ़ वर्मा, 9वीं सदी। ये भी 9वीं सदी में लिखी गई है। सदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिएगा जो आपकी वर्तिका है, जो आप सॉरी जो परिहार है वो भी सरनेम होता है, और जो वर्मा है वो भी सरनेम होता है, दोनों ही सरनेम है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, परिहार वर्मा करके याद रखिएगा, मतलब परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा। तो जब भी आपको दिखेगी और आप भूल जाते हैं परिहार वर्तिका किसने लिखी है, तो आपको देखिए ऑप्शन तो मिलेंगे ही। ऑप्शन में देखिएगा, मैं ट्रिक याद रखिए, परिहार भी सरनेम होता है
वर्मा भी सरनेम होता है, तो दोनों ही आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब दूसरी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, तो वर्तिका की जगह कार्तिक याद रखिएगा, कार्तिक। अब कार्तिक भी माह होता है और आषाढ़ भी माह होता है, तो अब जैसे भी याद करना चाहो दोनों तरीके से याद कर सकते हो। सदी याद रखना, 9वीं सदी है। बृहद तंत्र प्रदीप किसके द्वारा लिखी गई है, नरदत्त के द्वारा लिखी गई। सदी कौन सी है, तो 10वीं सदी है। तो देखिए बृहद तंत्र प्रदीप, प्रदीप किसका नाम होता है, तो प्रदीप याद रखिएगा नर होता है ना। तो बृहद, अब बृहद बड़ा है प्रदीप किससे, मतलब जो नर मादा रहती हैं, तो नर जो है वो बड़े रहते हैं किससे, मादाओं से। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखी है, नरदत्त ने। तो बड़ा कौन है, बृहद कौन है, नर बड़े हैं, तो नरदत्त ने। दत्त से याद रखना, 10वीं सदी। नेक्स्ट है आपकी चरक चंद्रिका की बात करते हैं। चरक चंद्रिका लिखिए गयदास ने, 11वीं सदी है, तो इसको याद करने के लिए याद रखिएगा गयदास चाचा करके याद रखिए, गयदास चाचा। तो एक चा से याद रखिएगा चरक, दूसरे चा से याद रखिए चंद्रिका, तो गयदास चाचा चरक चंद्रिका। और चाचा पे जो डंडे लगे हुए हैं, एक पहले चा पे लगा है, दूसरे चा पे लगा हुआ है, मतलब 11वीं सदी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी आयुर्वेद दीपिका, इसको भी आईएमपी लगाइएगा, गैदास भी आईएमपी थे, याद रखिएगा। ये जो लिखी है आयुर्वेद दीपिका, वो लिखी है चक्रपाणी ने। कौन सी सदी में, तो इसकी भी जो सदी थी 11वीं सदी है, नोट कर लीजिएगा। तो आयुर्वेद पर दीपिका ने चक्र चलाया, इस तरीके से आप याद कर रख सकते हो। आयुर्वेद में दीपिका ने चक्र चलाया, मतलब आयुर्वेद में दीपिका ने क्या चलाया, चक्र चलाया। आयुर्वेद दीपिका चक्र चलाया, चक्रपाणी। तो आप नोट कर सकते हो, 11वीं सदी। चलिएगा आगे चलते हैं, चरक तत्व प्रदीपिका की बात करते हैं। चरक तत्व प्रदीपिका के कौन है, शिवदास सेन है। और इसकी नोट कर लीजिएगा, सदी जो है 16वीं सदी है। कहीं कहीं पर 15वीं सदी दिया रहता है, तो ठीक है। वो इसलिए है, ऐसा इसलिए होता है कि जो इनका जो जन्म हुआ होगा वो 15वीं सदी के अंतिम काल में, अंतिम समय में हुआ होगा। और जो कार्यकाल जो रहा है इनका, वो 16वीं सदी के प्रारंभ में रहा हुआ है। इसलिए शिवदास सेन का जो काल है कहीं कहीं पर 15वीं और 16वीं सदी आ जाता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। 15वीं है ऑप्शन में, 15वीं लगाइए, 16वीं है तो 16वीं लगाइए। लेकिन कभी भी 15वीं 16वीं नहीं मिलता है। अगर 15वीं 16वीं मिलता है तो आप कोशिश करिए उनके कार्यकाल को ग्रहण करिए, मतलब 16वीं सदी को ज्यादा परफॉर्मेंस दीजिएगा। आगे चलते बात करते हैं जल्प कल्प तरु, किसने लिखी है, गंगाधर राय ने। कौन सी सदी, 19वीं सदी है। अब देखिएगा जल्प कल्प तरु, जल कहाँ रहता है, किसका शुद्ध जल है, तो गंगा माँ का, है ना। तरु गंगा नदी है, मतलब तरु मतलब वृक्ष लताएं वगैरह कहाँ लगती हैं, तो गंगा में ही लगती हैं। तो याद रखिएगा जल्प कल्प तरु किसने लिखी है, गंगाधर राय ने लिखी है। और कौन सी सदी में, 19वीं सदी में। चरकोपस्कार के जो टीकाकार है वो योगीनाथ सेन है, 20वीं सदी, याद रखिएगा। तो चरक पर उपकार किसने किया, योगीनाथ सेन ने। ऐसे याद रख सकते हो, चरक पर उपकार किया है किसने, योगीनाथ सेन ने। योगीनाथ सेन ने चरक पर उपकार किया है, योगीनाथ सेन ने चरक पर उपकार किया है, अपने आप याद हो जाएगी चरकोपस्कार। चरक प्रदीपिका, अभी देखिएगा हम पढ़ के आए थे ऊपर चरक तत्व प्रदीपिका। अभी जब शिवदास सेन की पढ़ी थी चरक तत्व प्रदीपिका, अब उसमें तत्व हटा दीजिए, चरक प्रदीपिका रह जाएगा। जब चरक प्रदीप का रह जाएगा तब उसके टीका जो है, टीकाकार जो है वो है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ये आपको याद होना चाहिए, 20वीं सदी। हिंदी टीका की बात करें तो श्री कृष्णलाल कृत है ना। जयदेव विद्यालंकार कृत है हिंदी टीका, अत्रिदेव विद्यालंकार कृत है। तो ये सिर्फ नाम है, उन्होंने टीका लिखी हुई है। हाँ, जो नेक्स्ट है याद रखिएगा ब्रह्मानंद त्रिपाठी कृत, कौन सी है, चरक चंद्रिका टीका। अब देखिएगा अभी हमने संस्कृत टीका भी पढ़ी थी चरक चंद्रिका, वो किसकी थी, तो गयदास चाचा करके मैंने याद करवाया था आपको, गयदास चाचा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चरक चंद्रिका के हिंदी टीकाकार कौन है, तब आपका ब्रह्मानंद त्रिपाठी आंसर आएगा, ना कि गयदास आंसर आएगा। अगर संस्कृत टीका पूछते हैं चरक चंद्रिका के संस्कृत टीका के टीकाकार कौन है, तब आपका कौन आएगा आपका, तो याद रखिएगा गयदास जी आएंगे। लेकिन ब्रह्मानंद त्रिपाठी अगर हिंदी टीका पूछिए तो आंसर ब्रह्मानंद त्रिपाठी आएगा। आगे बात करेंगे जो आप जो ग्रीन बुक से पढ़ते हो विद्युतनी जो टीका है, याद रखिए कौन सी टीका, विद्युतनी टीका। इसके कौन है, तो आप जब भी पेज खोलोगे फर्स्ट सेकंड, उसमें काशीनाथ पांडे गोरखनाथ चतुर्वेदी लिखा होगा, याद रखिएगा।
रवि दत्त त्रिपाठी की जो आप पढ़ते हो वो भी याद रखिएगा, रवि त्रिपाठी। तो वैद्य मनोरमा टीका, तो रवि रमा करके याद रखिएगा, रवि रमा अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो रवि से मनोरमा टीका जो है वैद्य मनोरमा टीका, वो रवि दत्त त्रिपाठी कृत है। अन्य टीकाओं की बात करते हैं तो चरक संहिता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद नोट करिएगा। चरक संहिता का सर्वप्रथम कौन सा? अंग्रेजी अनुवाद अविनाश चंद्र ने 1891 में किया है। तो अंग्रेजी अनुवाद याद रखिए, किसने? कविरत्न अविनाश चंद्र ने। अंग्रेजी संस्कृत जामनगर से सन किस में? तो 1949 याद रखिए। कितने संस्करणों में? ये भी याद रखिए 6 संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, नोट करिएगा। आगे चलते हैं। 8वीं सदी में सरक इंडियानस। अब चरक को अरबी भाषा में सरक कहा जाता है, चरक को सरक, इंडियानस नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो याद रखिएगा अरबी भाषा में। अब एक और थोड़ा सा याद रखिए, जितने भी अरबी भाषा में जो हुए हैं, अनुवाद हुए हैं, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चरक संहिता हो, अष्टांग, वो लगभग 8वीं सदी में सभी हुए हैं। ये थोड़ा सा गौर फरमाइए, नोट करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, भागवत हो, इन तीनों के जो अरबी अनुवाद हुआ है वो 8वीं सदी में हुआ है। तो चरक का जो अरबी अनुवाद हुआ है वो सरक इंडियानस के नाम से हुआ है। हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद, याद रखिएगा। हमने संस्कृत पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, हिंदी भी पढ़ लिया। प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद, नोट करिएगा। अब चरक संहिता का शास्त्रीय अवदान, मतलब चरक संहिता के बारे में, चरक के बारे में सॉरी, हम पढ़ेंगे कि चरक कौन थे, कहाँ के थे, क्या नाम था, ऋषि कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आचार्य चरक का वास्तविक नाम था जो था वो आपका कपिस्थल चरक था, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगाइए। पुत्र किसके थे? भी अंडरलाइन कहिए, विशुद्ध के पुत्र थे। शिष्य किसके थे? तो वैशंपायन को अंडरलाइन लगाइए, वैशंपायन के शिष्य थे। अवतार तो भगवान अनंत है ना, शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। चलेगा। राजवैद्य, ये किसके राजा के वैद्य? कनिष्क राजा के राजवैद्य थे। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, जीके में कई बार पूछा जाता है, जनरल जीके जो रहती है, जनरल पीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। निवास कहाँ के थे? तो इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित जो ग्राम है, कौन सा ग्राम? कपिस्थल ग्राम, जो पंजाब के समथिंग आसपास होगा, वहां की बात हो रही है। प्रांत पंचनद, अंडरलाइन करिए इसको, पंचनद। चरक संहिता की जो शैली है वो कैसी है? चरक संहिता की जो शैली एवं भाषा है वो उपनिषदकालीन है, नोट करिएगा इसको। और आपसे पूछा जाए कि चरक संहिता की जो शैली और भाषा है वो कैसी है, तो उपनिषदकालीन है। चरक संहिता में यज्ञ बल स्मृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है ना, अधिक प्रभाव। चरक संहिता में दीर्घन जीवित अध्याय, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करिएगा। जो चरक संहिता का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, जो दीर्घन जीवित अध्याय है, उसको वैशेषिक दर्शन का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब जो चीज दीर्घन जीवित अध्याय में दी हुई है वो दर्शनों में जो वैशेषिक दर्शन है उसमें भी दी हुई है, पहले याद रखिएगा। तो ऐसा लगता है जैसे काफी चीजें वैशेषिक दर्शन से ली गई हैं, इसलिए प्रभाव अधिक मिलता है वैशेषिक दर्शन का। किसमें? दीर्घन जीवित अध्याय। गंगाधर राय ने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। अब देखिए गंगाधर राय, तो कल्प शब्द अभी वहां भी पढ़े थे अपन, जो टीका की थी जल्प कल्प तरु, तो इसमें भी देखिए कल्प द्रुम शब्द आए, तो कल्प द्रुम से पकड़ना, कल्प से पकड़ना, गंगाधर राय की टीका है जो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम का है। किस पर? चरक संहिता पर। चरक संहिता का जो षड पदार्थ का क्रम है, तो सबसे पहले आपको सामान्य क्रम आपको पता होना चाहिए। जब हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे वैशेषिक दर्शन के अनुसार? जो षड पदार्थ का क्रम था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये क्रम हम पढ़ते थे। ये जो क्रम है वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार है, आप नोट कर लीजिएगा उसको। अब चरक के अनुसार हमें याद करना है षड पदार्थ का क्रम। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए, यहां से अपन सामान्य विशेष को उठाइए और सबसे आगे रख दीजिए। जो हमने क्रम पढ़ा था वैशेषिक दर्शन के अनुसार, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, सिर्फ अपने क्या करना है? सामान्य और विशेष को हटा के सबसे आगे लेके आना है। बस एक तो ये चेंज करना है। दूसरा चेंज क्या करना है? द्रव्य गुण कर्म जो लिखे हुए हैं, बस गुण को द्रव्य से पहले ले आइए, गुण को द्रव्य से पहले ले आइए, बाकी सेम लिखा रहने दीजिए। इतना आप कर लीजिए, वो जो क्रम है वो आपका चरक संहिता के अनुसार बन जाएगा षड पदार्थ का क्रम। मतलब सामान्य हो गया पहले, फिर विशेष हो गया, फिर द्रव्य गुण कर्म था तो गुण को पहले ले आइए द्रव्य से, तो गुण हो गया, फिर द्रव्य हो गया, फिर कर्म हो गया, और लास्ट में समवाय तो आपका लिखा ही है।
तो इस तरीके से नोट करिए और अपनी कॉपी पर लिखिएगा। एक दो बार नोट कर लोगे, लिख लोगे इस ट्रिक को, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे इस क्रम को। आगे बात करते हैं चतुष्क की। देखिएगा सूत्र स्थान में जो बताए गए हैं 7 चतुष्क का वर्णन किया गया है, नोट कर लीजिए। कितने चतुष्क? 7 चतुष्क। कौन कौन से हैं? तो औसत, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, है ना, रोग, योजना, अन्नपान, ये आपके जो चतुष्क हैं 7 चतुष्क हैं। चलिएगा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल कौन से क्वेश्चन के तीसरे नंबर का जो चतुष्क है वो कौन सा है, योजना चतुष्क किस नंबर का है, छठवें नंबर का चतुष्क का क्या नाम है, तो ये आपको क्रम से पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, BSNL। पहले तो ये लिखिए BSNL, है ना, BSNL। फिर कॉमा लगा के लिखिए क्रिया, KRIYA, BSNL क्रिया। अब BSNL क्रिया, तो देखिएगा अब इसमें औसत लिखा हुआ है, बी से तो कुछ बन नहीं रहा है, तो देखिए भेषज पर्याय होता है औसत का। तो देखिएगा बी से भेषज हो गया, एस से स्वास्थ्य हो गया, एन से निर्देश हो गया, एल को साइलेंट रहने दीजिएगा। फिर क्रिया में आइए, क्रिया का के से कल्पना हो गया, RI से रोग हो गया, Y से योजना हो गया, और A से याद रखिएगा अन्नपान हो गया। तो ये जो चतुष्क हैं क्रम से याद होने चाहिए आपको। अगर आप ट्रिक नहीं दिमाग में रखते तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, वैसा स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान। अब 7 चतुष्क है सूत्र स्थान में, याद रखिएगा, और एक चतुष्क में 4 अध्याय आते हैं। जैसे औसत चतुष्क है, तो और चतुष्क का अर्थ ही है 4 अध्याय, चतुष्क मतलब 4। अब औसत चतुष्क है, औसत चतुष्क क्यों नाम दिया गया कि जो भी पहले जो सूत्र स्थान के पहले जो 4 अध्याय हैं उनमें औषधियों का वर्णन किया गया है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? औसत चतुष्क दिया गया है। तो इसी तरीके से 7 चतुष्क, स्वस्थ का वर्णन किया गया, निर्देश चतुष्क, है ना, कल्पना चतुष्क, तो उन्हीं के आधार पर नाम दिए गए हैं। अब ये 4-4 अध्याय आपको बांट लेने हैं। औसत चतुष्क में क्रमशः 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे अध्याय, फिर स्वास्थ्य चतुष्क में 5, 6, 7, 8 आ जाएंगे, फिर निर्देश चतुष्क में 9, 10, 11, 12 आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू आपके 28 अध्याय हो जाते हैं। अब 2 अध्याय बचते हैं आपके, वो बचते हैं 29वां, 30वां। तो उन्हें देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है संग्रह द्वय के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे भेषज कल्पना का व्यवस्थित वर्णन और एवं वैज्ञानिक विवरण किसमें मिलता है? तो चरक संहिता में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए भेषज कल्पना व्यवस्थित वैज्ञानिक विवरण कहाँ पे मिलता है, तो चरक संहिता लगाना, ना कि आप सारंगधर संहिता लगाओगे। चलिए आगे चलते हैं। चरक संहिता में कितने देश? तो 14 देश का वर्णन आया है और 68 आचार्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कोई खास नहीं है। कितने योगों का वर्णन मिलता है? तो 1950 योगों का वर्णन मिलता है चरक संहिता में। आचार रसायन, या एम लगेगा, आचार रसायन जो है वो चरक की मौलिक देन है। मौलिक का अर्थ होता है सिर्फ चरक नहीं बताया, आचार रसायन मतलब कोई भी आचार्य हो जो पर्टिकुलर उसी ने केवल मानता हो और किसी ने नहीं बताया हो, तो वो जो मौलिक रहता है, मौलिक अलग से हटके वो माना जाता है। तो ऐसी तरीके से आचार रसायन जो है वो चरक की मौलिक देन है, याद रखिएगा। पुरुष को षोडश कला कहा है, ठीक है। सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द का उल्लेख मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द का उल्लेख। अब देखिएगा 2 शब्द है आपके पास, एक तो उल्लेख और एक वर्णन। उल्लेख मतलब नाम उल्लेख, सिर्फ नाम आया है, और वर्णन मतलब उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अयस्कृति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात आती है, तो आपका आंसर आएगा चरक संहिता। आगे चलते हैं। चरक संहिता में 3 आत्रेय आए हैं। कौन कौन से 3 आत्रेय? सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, पुनर्वसु आत्रेय हो गए, कृष्ण आत्रेय हो गए, और भिक्षु आत्रेय हो गए। कृष्ण पुनर्वसु आत्रेय तो आपने पढ़ी ली है, कृष्ण आत्रेय का नाम जो सुना है आपने, तो कृष्ण आत्रेय कहाँ पर आया? तो चरक संहिता के 11वें अध्याय में, तृतरेषणी अध्याय जो है उसमें आया है। और भिक्षु आत्रेय का वर्णन कहाँ पर आया? तो भिक्षु आत्रेय का वर्णन आया 25वें अध्याय में। कालवाद का जो समर्थक है, कालवाद जो बताया वो भिक्षु आत्रेय ने बताया है, तो यज्ञ पुरुषी अध्याय में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आत्रेय कहाँ पर वर्णन मिलता है चरक संहिता में। चरक में उपनिषद का भी प्रयोग हुआ है। सांख्य शब्द जो है 5 बार आया है, और इतिहास शब्द जो है 2 बार आया है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। अब चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है, 7 जगह संभाषा परिषद हुई है। देखिएगा सूत्र स्थान में कितनी जगह? तो 4 जगह सूत्र स्थान में, 2 जगह याद रखिएगा शारीर स्थान में, और 1 जगह याद रखिए सिद्धि स्थान में। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सूत्र स्थान में कितनी बार हुई है संभाषा परिषद? 4 अध्याय में संभाषा परिषद हुई है। शारीर स्थान में 2 और सिद्धि स्थान में 1 अध्याय में।
अब वो अध्याय कौन कौन से भी आपको पता होना चाहिए। तो सूत्र स्थान के देखिएगा 4 हैं, तो पहला, 12वां, 25वां, 26वां। 2-3 बार दोहराइए, अपने आप याद हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए याद बने रहेंगे। पहला, 12वां, 25वां, 26वां। पहला, 12वां, 25वां, 26वां, है ना। अब नाम आपको याद करने पड़ेंगे अध्यायों के, है ना। जब आपको ये नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स में पीछे सारे नाम दिए हुए हैं चैप्टर्स के, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। तो सबसे पहले धीरे धीरे आप चरक के सूत्र स्थान की याद रखिएगा, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चलिए। इस तरीके से यह अध्याय के नाम आपको एक एक स्थान के आपको रटे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है पहला, 12वां, 25वां, 26वां सूत्र स्थान की, यहाँ पर संभाषा परिषद हुई है। दूसरी बात करते हैं तो सारी स्थान में, तो तीसरा और छठवां जो अध्याय है वहां पर संभाषा परिषद हुई है। और सिद्धि स्थान में याद रखिएगा 11वें अध्याय में संभाषा परिषद हुई है। अध्याय के नाम दिए हुए हैं, पहला दीर्घंजीवितीय, 12वां बात कलाकलीय, है ना। 25वां यज्ञ पुरुषीय, 26वां अत्रिभद्र काव्य है। सारी स्थान के अध्याय की बात करें, तीसरा है गर्भाक्रांति और छठवां है शरीर विचय। और सिद्धि स्थान की 11वें अध्याय की बात करें फल मात्रा सिद्धि, तो ये नाम पता होना चाहिए। अब बात करेंगे किस संदर्भ में संभाषा परिषद हुई है, किस संदर्भ में डिस्कशन हुआ है आचार्यों के बीच में। देखिए सबसे पहले जो अध्याय है उसमें आयुर्वेद अवतरण बताया गया है कि आयुर्वेद भूलोक पर कैसे आया, उसके बारे में संभाषा परिषद हुई, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है ना। बात कलाकली अध्याय में दोषों के विनिश्चयार्थ के विषय के विवेचन के बारे में देखिएगा संभाषा परिषद हुई है। इसी तरीके से यज्ञ पुरुषी में पुरुष भाव विनिश्चयार्थ, आत्रेय भद्रकापी में रस विनिश्चयार्थ। रस विनिश्चय मतलब रस कितने हैं, किसी ने 1 रस बताया, किसी ने 2 रस बताया, किसी ने 6 रस बताया, लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला, वो जो संभाषा परिषद होती है वो रस विनिश्चयार्थ जो हुई है वो सूत्र स्थान 26वें अध्याय में हुई है। सारी स्थान 3 में जो हुई है गर्भाक्रांति जो था, गर्भ का मासानुमासिक विकास के, गर्भ का जो है मासानुमासिक विकास कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। छठवें जो सारी स्थान में गर्भ में अंग निर्माण विषय, के गर्भ में कोई आचार्य बताता है पहले सिर बनता है, कोई बताता है पहले हाथ बनते हैं, कोई बताता है पहले हृदय बनता है, मध्य शरीर बनता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसने किस अंग को पहले माना है। ये जो संभाषा परिषद हुई है वो हुई आपकी शरीर स्थान 6वें में। और फल बस्ती सिद्धि विषय। चलिएगा आगे चलते हैं। भेल व चरक में कुछ अंतर है तो देखिएगा। सबसे पहले मैं जो नोट करा रहा हूँ वो नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, मैं जो बता रहा हूँ वैसे लिखिए। भोजन के पूर्व सबसे पहले एक पॉइंट बनाइएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर, भोजन के पूर्व और डैश करके लिखिए विविध की। फिर दूसरा लिखिए भोजन के पश्चात डैश करके लिखिए आमल की। और जीर्ण होने पर इस वाले पॉइंट को सबसे नीचे लिखिए हरित की। ठीक है। तो हम जैसे भोजन के पूर्व, भोजन करने से पहले क्या खाएंगे, फिर भोजन करने के बाद क्या खाएंगे, जब भोजन पचेगा जब क्या खाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि हमें याद क्या करना है। भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात और जब भोजन जीर्ण हो चुका है जब, ये 3 कॉन्सेप्ट दिमाग रखिए। तो भोजन के पूर्व विभीत की, भोजन के पश्चात आमल की, और भोजन के जीर्ण होने पर हरित की। चलिएगा इनको जब डिस्कशन क्लास होगी, डाउट क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि क्लास क्या है अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिएगा तो एक छोटी सी ट्रिक लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंपल है, वाह करके याद रखिए कि क्या कॉन्सेप्ट बताया किसने, चरक ने। वाह करके, VAH, वाह करके, वाह क्या कॉन्सेप्ट है चरक का, है ना। तो वाह से भोजन के पूर्व, वी से विविध की, भोजन के पश्चात ए से आमल की, और भोजन के जीर्ण होने पर ऐसे हरित की। ये क्रम याद रखिएगा, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात और भोजन के जीर्ण होने पर। अब भेल का जो ट्रिक बताइएगा, भेल की जो ट्रिक, तो भेल ने कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, बस उल्टा सीधा कर दिया। तो भेल के याद रखिएगा आहव करके याद रखिए, AHV। मतलब AHV कैसे, भोजन के पूर्व जब जहां पर चरक ने विभूति की बताई थी वहीं पर भेल क्या बोलते हैं, नहीं भोजन के पूर्व आमल की का सेवन करिए। भोजन के पश्चात जहां चरक ने आमल की खाने का विधान किया है, इन्होंने क्या भोजन के पश्चात नहीं हरिति की खाई है। और भोजन के जीर्ण होने पर जब हरितिकी का सेवन बताया है तो भेल ने क्या बताया, नहीं विभूति का सेवन करिए। लेकिन चरक का कॉन्सेप्ट बहुत ही साइंटिफिक है। क्यों है, अब चलो बात उठ गई तो समझा ही देता हूँ। भोजन के पूर्व देखिएगा जो श्लेष्मा है, म्यूकस है, वो उसका प्रकोप होता है। देखिए आप जब भी भोजन ग्रहण करेंगे लाला श्राव होगा, है ना। जो आपका स्टोमक है उसमें भी जो म्यूकस है वो जमा रहता है, कफ जमा रहता है। तो उन्होंने बोला है कि पहले विभूति का सेवन कराइए। विभूति की क्या होता है, श्लेष हर कहा गया है, मतलब कफ का शमन करने वाला।
तो उन्होंने बोल दिया भोजन के पूर्व जो है विभूति का सेवन कराइएगा। जब आप मधुर अवस्था पाक पढ़ते हो, अम्ल अवस्था पाक पढ़ते हो और कटु अवस्था पाक पढ़ते हो, जब अवस्था पाक की बात करते हैं, है ना, तो वहां पर भोजन के पूर्व देखिए कार्बोहाइड्रेट है, तो विभूतिकी की बात करेंगे। अब बात करते हैं भोजन के पश्चात, जब भोजन कर लेते हैं तब किसकी एंट्री होती है? अम्ल की। किसकी एंट्री? पित्त की। और पित्त कैसा होता है? अम्लीय होता है, याद रखिएगा। तो पित्त को पचाने के लिए आमल की जो है श्रेष्ठ बताया गया है, पित्त सामक। इसलिए भोजन के पश्चात बोला गया कि पित्त का आमल की का सेवन कराइए। फिर आता है आपका जब भोजन जीर्ण हो जाता है, जब मल से जो है, पुरीष से जो है जल अवशोषित हो जाता है, तब कटु अवस्था आती है जिसमें वात का प्रकोप होता है। तो वात के शमन के लिए किसका सेवन करना चाहिए? हरितकी का सेवन करना चाहिए। हरितकी जो वात का अनुलोमन कर देती है। ये जो चरक का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही शानदार है, याद रखिएगा। तो वाह करके याद रखना, VAH, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात, भोजन के जीर्ण होने पर। और भेल का याद रखिए आहव, AHV। चलिए विभीतिकी को देखिएगा श्लेष्महर कहा गया है, नोट करिएगा। विभीतिकी को है श्लेष्महर किसने? चरक ने। लेकिन भेल क्या बोलते हैं? विभीतिकी जो है पित्त श्लेष्म कर है, पित्त श्लेष्म को बढ़ाने वाली है, वात को हरने वाली है, इसलिए उन्होंने भोजन के अन्न के जीर्ण में दे दिया है। चलिए चिकित्सा के चतुष्पाद में उपस्थता शब्द प्रयोग हुआ है। जो चिकित्सा के चतुष्पाद में जो सहायक है उसके लिए उपस्था, लेकिन भेल ने क्या बोला है? प्रतिश्रावी कहा है। तो ये पॉइंट याद रखिए। और चतुष्पाद में भिषक को देखिएगा सभी जगह प्रथम स्थान दिया है, लेकिन नहीं, भेल ने चतुर्थ स्थान दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, नोट कर लीजिए। ये तो थी चरक की बात है। अब बात करेंगे सुश्रुत संहिता की। तो देखिएगा आद्य उपदेष्टा कौन है? आद्य उपदेष्टा है भगवान धन्वंतरी। इनका काल देखिएगा 2350 ईसा पूर्व। सबसे हटके है ना 1000, ना 2000, ना 1500, है ना 500, 2350 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जो धन्वंतरी का काल है सबसे हटके है 2350 ईसा पूर्व। फिर आद्य उपदेष्टा है, सबसे मेन बात। अब आद्य उपदेष्टा है कौन है? सुश्रुत संहिता के आद्य धन्वंतरी। तो फिर चरक के कौन थे आद्य उपदेष्टा? तो तुरंत याद आना चाहिए पुनरसु आत्रेय। फिर आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा कौन थे? तो तुरंत याद आना चाहिए ब्रह्मा। तो ये कंपैरिजन करके याद करिए और आपको हर एक एक चीज याद होगी, हर एक एक चीज सटीक याद होगी, आप लंबे समय तक याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तंत्रकर्ता कौन है? तो देखिएगा यहाँ सुश्रुत की बात होती है, लेकिन नहीं, कौन से सुश्रुत? वृद्ध सुश्रुत की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना, है ना, वृद्ध सुश्रुत। और काल क्या है इनका? तो 1000 से 1500 ईसा पूर्व, उपनिषद कालीन जो अग्निवेश का था 1000 से 1500 ईसा, वही वृद्ध सुश्रुत का है। प्रतिसंस्कृता की बात करें तो देखिएगा सुश्रुत है प्रतिसंस्कृता। और सदी याद रखिएगा इनकी दूसरी सदी, जबकि चरक की कौन सी सदी थी? काल। मैं बता रहा हूं काल भी इंपॉर्टेंट है। चरक का था 200 ईसा पूर्व और सुश्रुत का काल कौन सा? दूसरी सदी। दोनों में अंतर याद रखिएगा। इनकी सदी है, उनकी 200 ईसा पूर्व था, दोनों में 400 वर्ष का अंतर है। सातवाहन काल, है ना, याद रखिए। जब जीके जनरल नॉलेज पढ़ते हैं हम, वहां पर बात करते हैं इतिहास की, तब वहां पर सातवाहन काल हम पढ़ते हैं। तो उस काल में आप सुश्रुत रहे हैं। पुनः प्रतिसंस्कृता कौन है? तो नागार्जुन इंपोर्टेंट है, 5वीं सदी है, जो गुप्त काल में रहे हैं, याद रखिएगा। पाठ शुद्धिकर्ता, ये भी कई बार पूछा गया, पाठ शुद्धिकर्ता सुश्रुत के संहिता में पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? तो चंद्रट है। कौन सी सदी है? 10वीं सदी है। 2 पंजे 10 करके याद रखिएगा, सुश्रुत नागार्जुन चंद्रट, सुश्रुत नागार्जुन चंद्रट, 2 पंजे 10, दूसरी सदी 5वीं सदी 10वीं सदी। विषय विवेचन की बात करते हैं तो कुल स्थान कितने हैं? कुल स्थान देखिएगा 5 हैं, याद रखिएगा। कुल अध्याय 120 हैं। कुल सूत्र कितने हैं? तो 8300 हैं। अब कुल सूत्र की बात करते हैं तो देखिएगा चरक संहिता में कितने सूत्र हैं? तो चरक संहिता में 9295, अभी पढ़ के आए हैं। कुल स्थान चरक संहिता में कितने हैं? तो 8 हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 हैं। अब 5 है तो 3 कौन कौन से नहीं है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा सूत्र है, निदान है, शारीर है, चिकित्सा है, कल्प है। कौन कौन सा नहीं है? तो विमान नहीं है, इंद्रिय नहीं है, सिद्धि नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, विमान, सिद्धि और इंद्री को क्रॉस लगा दीजिएगा, मतलब ये जो है सुश्रुत संहिता में नहीं होते हैं ये स्थान। अब बात करते हैं थोड़ा इनकी डिटेल की कि कौन कौन से स्थान है, फिर 120 अध्याय को कैसे बांटा गया है। तो देखिएगा सूत्र स्थान में 46 अध्याय, निदान स्थान में 16 है, सारी स्थान में 10 हैं, चिकित्सा में 40 हैं और कल्प में 8 हैं। देखिए इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। कैसे याद होंगे? जब आप इन पर समय दोगे, जितना समय दोगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। याद रखिए कोई भी चीज आप समय दीजिए उतने ही परफेक्ट होते जाते हैं। अब बात करते हैं इंद्रिय स्थान। जैसे विमान स्थान है, विमान में मान का वर्णन, ठीक है। इंद्रिय स्थान अरिष्ट का वर्णन है,
तो इन्होंने जब इंद्रिय स्थान माना ही नहीं है तो फिर अरिष्ट का वर्णन कहां पर किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अरिष्ट का वर्णन इन्होंने सूत्र स्थान में किया है, सुश्रुत ने। इसी तरीके से जब हम सिद्धि स्थान भी नहीं है, सिद्धि स्थान में चरक ने पंचकर्म का वर्णन किया है, तो फिर इन्होंने पंचकर्म का वर्णन कहां पर किया है? तो इन्होंने पंचकर्म का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और कल्प स्थान की बात करते हैं तो चरक में देखिए कल्प बताए गए हैं, बमन विरेचन जो योग बनते हैं वो बताए गए, लेकिन सुश्रुत के जो कल्प स्थान है उसमें 8 अध्याय है और सब में विष का वर्णन किया गया है, विष विज्ञान का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन के सुश्रुत संहिता में याद रखिए उत्तर तंत्र की रचना की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नागार्जुन ने कौन से तंत्र की रचना की? उत्तर तंत्र की रचना की है, जिसमें कितने अध्याय है? तो 66 अध्याय है। उत्तर तंत्र की रचना किसने की? नागार्जुन ने। कितने अध्याय? 66 अध्याय। यदि इसको मिला दिए जाए 120 अध्याय तो संपूर्ण सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हो जाते हैं? 186। चलिएगा टीकाओं की बात करते हैं तो देखिएगा, न्याय चंद्रिका बृहत पंजिका इसका दूसरा पर्याय है, किसने लिखी है? गयदास ने। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। अब देखिएगा मैंने चरक न्यास को आपको चरक न्याय करके याद करवाया था, चरक न्याय करके याद रखिए। और न्याय कौन करता है? तो भट्टा हरिचंद याद, राजा हरिचंद जो थे, तो वहां पर भट्टा हरिचंद की बात हो रही है चरक न्यास की। लेकिन यहाँ पर भी न्याय शब्द आया है, न्याय चंद्रिका, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो चंद्रिका से याद रखना, चंद्रिका चरक चंद्रिका। तो गयदास, यहाँ पर भी चंद्रिका, यहाँ पर भी गयदास है, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका के साथ न्याय चंद्रिका जुड़ चुका है। अगर चरक चंद्रिका आता है तो चरक टीकाकार कहलाएंगे गयदास, और न्याय चंद्रिका आता है तो सुश्रुत टीकाकार कहलाएंगे गयदास। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। इसी को बृहत पंजिका बोल दिया गया है। तो देखिए मैंने पंजिका से वहां पर चरक पंजिका थी, चरक पंजिका के नाम से आती है, तो आप क्या लगाओगे? स्वामी कुमार, क्योंकि स्वामी पंजा दिखाते हैं। लेकिन बृहत पंजिका के नाम से आती है तब आप गयदास लगाओगे। और 11वीं सदी तो वही रहेगी। अब बात करेंगे भानुमति टीका, ये सबसे आईएमपी इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। इसका एक पर्याय क्या है? तात्पर्य का टीका। नोट कर लीजिए। हाँ एक मिनट, जो न्याय चंद्रिका है बृहत पंजिका गयदास ने किस पर लिखी है? निदान स्थान पर। सुश्रुत के कौन से स्थान पर? निदान स्थान पर। इसी तरीके से भानुमति टीका जो तात्पर्य का टीका है वो इस सूत्र स्थान पर लिखी गई है। सबसे इंपोर्टेंट है किसने लिखी है? चक्रपाणी ने लिखी है। अब जब पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था चक्रपाणी के बारे में 2 शब्द आए थे, एक तो चरक चतुरानंद, सुश्रुत सहस्त्रनयन। चरक चतुरानंद क्यों बोला गया था? क्योंकि इन्होंने चरक पर भी टीका की थी, है ना, आयुर्वेद दीपिका। और सुश्रुत पर कौन सी की है? भानुमति टीका या तात्पर्य का टीका। तो ये चक्रपाणी ने 11वीं सदी में की है, इसलिए इसको सुश्रुत सहस्त्रनयन भी कहा जाता है। निबंध संग्रह सबसे इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, 12वीं सदी। तो याद रखिएगा, कैसे याद रख सकते हैं? निबंध संग्रह डलहड़ ने, 12वीं सदी। तो जो संग्रह करते हैं वो डलिया में करते हैं। यहाँ पर जो संग्रह हो रहा है वो निबंध का संग्रह हो रहा है। और किस में संग्रह कर रहे हैं? डलिया में कर रहे हैं। कितनी डलिया थी? 12 डलिया थी, याद रखिएगा। तो निबंध संग्रह डलहड़, कितनी डलिया? 12 डलिया, मतलब 12वीं शताब्दी। पंजिकाकार या लघु पंजिका, यार आपसे पूछा जाए पंजिकाकार कौन है, तब आप क्या आंसर लगाओगे? भास्कर, 12वीं सदी। लघु पंजिका कैसे याद रखोगे? तो देखिएगा, लघु मतलब छोटा, पंजिका मतलब छोटी पुस्तक जो रहती है। अब कैसे याद रख सकते हो इसको? भास्कर से कैसे कोलेट कर सकते हो? तो दैनिक भास्कर, देखिए पेपर आता था पहले, आता तो अभी भी है, लेकिन पहले जो है एक छोटी पंजिका आती थी, उसमें कहानियां लिखी रहती थी, है ना। तो वो कहानियां जो है याद रखिएगा। तो लघु पंजिका ऐसे याद रख सकते हो, दैनिक भास्कर के साथ एक पंजिका आती थी, वो लघु रहती थी, इसलिए भास्कर ने कौन सी लिखी है? लघु पंजिका। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। अब 2 आती है यहाँ पे, एक तो टिप्पण है और दूसरी भी टिप्पण है, दोनों ही, एक श्री माधव ने, एक ब्रह्मदेव ने लिखी हुई है, 9वीं सदी और 10वीं सदी। तो ब्रह्मदेव जो है वो 10वीं सदी है और श्री माधव जो है 9वीं सदी है, दोनों ही सदी याद रखिएगा। बाकी टीका है तो ये। अब आपसे यही पूछा जाए ब्रह्मदेव की सुश्रुत संहिता कौन सी टीका थी? टिप्पण। श्री माधव की कौन सी? टिप्पण। एक सबसे इंपोर्टेंट और आती है सुश्रुतार्थ संदीपन, इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा। 20वीं सदी जो लेटेस्ट की है वो पूछी जाएंगी। हाराण चंद्र सुश्रुता संदीपन किसने लिखी है? हाराण चंद्र लिखी है 20वीं सदी में। अब बात करेंगे हिंदी टीकाओं की। तो हिंदी टीकाओं में देखिए पहली आपकी आयुर्वेद रहस्य दीपिका, किसने लिखी है? भास्कर गोविंद घाड़ेकर ने। कैसे याद रख सकते हैं? तो गोविंद घाड़ेकर जो थे आयुर्वेद में रहस्य बन के रह गए। गोविंद घाड़ेकर आयुर्वेद में रहस्य बन के रह गए। 2-3 बार दोहराओगे याद हो जाएगी ट्रिक।
जब भी आपको रहस्य शब्द समझ में आएगा आयुर्वेद में, रहस्य मतलब आयुर्वेद रहस्य दीपिका, तो कौन रहस्य बन के रहेगा? गोविंद घाड़ीकर। अपने आप आंसर लगा दोगे। इसी तरीके से आयुर्वेद तत्व संदीपिका अंबिका दत्त शास्त्री की लिखी हुई है। आयुर्वेद तत्व संदीपिका जो हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, अंबिका दत्त शास्त्री की, वही है आयुर्वेद तत्व संदीपिका। सुश्रुत संहिता पर हिंदी टीका की है अत्रि देव विद्या अलंकार। नोट कर लीजिए इसको। जो आयुर्वेद तत्व संदीपिका थी, याद रखिएगा, उस पर जो चिकित्सा स्थान पर जो टीका की है वो किसने की है? वैद्य प्रियव्रत सिंह ने। तो ये IMP लगा लीजिएगा। वैसे टीका तो किसने की है? संपूर्ण उस पर क्या बोलते हैं, सुश्रुत संहिता पर अंबिका दत्त शास्त्री ने। किस नाम से? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। लेकिन उसका जो चिकित्सा स्थान है उस पर जो टीका की है वो वैद्य प्रियव्रत सिंह ने, और सिंह है, याद रखिए, प्रियव्रत सिंह। और कल्प स्थान पर जो की है वो है डॉक्टर अवध बिहारी, ये नोट करिएगा, अग्निहोत्री। और शेष स्थानों पर आपके वही है डॉक्टर अंबिका दास शास्त्री। तो टीका आपको याद होनी चाहिए, आयुर्वेद तत्व संदीपिका। सुश्रुत संहिता पर संस्कृत में संपूर्ण एवं श्रेष्ठ टीका, तो जो मैंने आपको अभी इंपोर्टेंट लगवाई थी, डलहड़ निबंध संग्रह, ये आपको याद होनी चाहिए। और शारीर स्थान पर अगर आपसे पूछी जाए श्रेष्ठ टीका कौन है, तो वही गोविंद भास्कर घाणेकर, याद रखिएगा। कौन सी टीका लिखी थी? तो आयुर्वेद में रहस्य बन के रह गए थे, मतलब आयुर्वेद रहस्य दीपिका। चलिएगा, अब देखिए थोड़ा समय चलिएगा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करेंगे सुश्रुत संहिता का शास्त्रीय अवदान की। तो देखिए उत्तर तंत्र में इन्होंने क्या क्या जोड़ा है? तो कौमार्य का भी वर्णन है, शालाक्य का भी वर्णन है, काय चिकित्सा का भी, भूत विद्या का भी वर्णन कहाँ पे कर दिया उन्होंने? उत्तर तंत्र में कर दिया है। सब छेदन का सर्वप्रथम वर्णन तो सिंपल है, शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो सब छेदन का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता। संधान शल्य मतलब जो प्लास्टिक सर्जरी, वो भी सुश्रुत की देन है। उदर पाटन, वो भी सुश्रुत, याद रखिएगा। योग्य द्वारा विधि शस्त्र कर्म, जो प्रयोग बताए जाते हैं शस्त्र कर्मों के, वो भी सुश्रुत आएगा। अयस कृति, इसको IMP लगाए। और फेनास्म का सर्वप्रथम वर्णन। अब देखिए अभी हम अयस कृति पढ़ के आए थे चरक संहिता में, कि अयस कृति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए शब्द देखिए, उल्लेख अगर आता है तो आंसर आएगा चरक, और वर्णन अगर आता है तो आंसर आएगा सुश्रुत। चलिएगा, अरिष्ट निर्माण विधि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? तो सुश्रुत संहिता में मिलता है। लेकिन आसव, तो आसव का निर्माण याद रखिएगा चरक। स्वस्थ की जो परिभाषा बताई, समदोष समागनी से, सभी को याद होगी, लेकिन वो आपको बस अब इतना याद करनी है कहां पर बताई गई है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय, दोष धातुमल, है ना। और कौन सा श्लोक? 41वां श्लोक, याद रखिए, इतना याद रखना है आपको, है ना। स्वस्थ का आदर्श लक्षण या आदर्श परिभाषा। पित्त के प्रकार का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? सुश्रुत संहिता में। तो फिर वात के प्रकार का वर्णन, कफ के प्रकार का वर्णन, तो याद रखिए वात के प्रकार का वर्णन चरक संहिता, और कफ के प्रकार का वर्णन वाग्भट। चलेगा, रक्त को चतुर्दोष माना है, तो सिंपल है, तो पता ही सभी को। जल संत्रांश का वर्णन अलर के विषय में किया है। जल संत्रांश, जल मतलब वाटर, है ना, इसके लिए हाइड्रो शब्द आता है, और संत्रांश मतलब डरना। तो हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया कब होता है? जब कुत्ता बिल्ली काट ले, रेबीज। तो जो अलर्क विष है उसी को रेबीज वायरस नाम से जाना जाता है, और आयुर्वेद में अपने को अलर्क विष कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। तृण पंचमूल में नल का समावेश किया गया है। कुश काश नल दर्भ कांडेचु, तो जो नल है वो किसने जोड़ा है? याद रखिएगा सुश्रुत में। विधि वैद्यक विषय मतलब फॉरेंसिक जो लैब रहती है, टेस्टिंग रहती है, वो उसका वर्णन, जैसे गला घोंटना, फांसी, जल में डूबना, बाहु रज्जु लता मतलब रस्सी से गले को घोंटना इत्यादि का वर्णन जो मिलता है वो भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। आत्तिक चिकित्सा, अंडरलाइन करिएगा, इसका भी वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। आत्तिक चिकित्सा जैसे कोई बिजली गिर गई हो किसी के पास, कोई अग्नि के कारण, धूम के कारण अपहत हो गया हो, उदक कूड़ोदर इत्यादि का वर्णन जो है आत्तिक चिकित्सा में आता है। आगे चलते हैं, सैन्य चिकित्सा का प्रारंभ युक्त सैन्य अध्याय से माना जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि षड्विध कषाय कल्पना का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो सुश्रुत ने। पंचविध कषाय कल्पना चरक ने। पंचविध कषाय कल्पना कौन सी है? तो आपको पता होगा, सभी को याद है, सिंपल है, सुरस कल्क रसित फंड। लेकिन जो छठवीं जोड़ी वो सुश्रुत ने जोड़ी, कौन सी जोड़ी? क्षीर कल्पना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षीर कल्पना का वर्णन किसने षड्विध कल्पना में जोड़ा है? तो सुश्रुत ने।
पंचमूल का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, ठीक है, कोई इतना खास नहीं है। षड्विध क्रियाकाल, ये भी आपको पता है। अष्टविध षष्ठक्रम और षष्ठी उपक्रम, ये भी सुश्रुत की देन है। मूर्ख वैद्य के लिए क्या शब्द आया, तो तस्करवती, याद रखिएगा। वैद्य विदग्ध, याद रखिए, जो शोभ की आम पश्चिमान न जानने वाले वैद्य को कहा जाता है क्या, वैद्य विदग्ध और तस्करवती। जो सुश्रुत हैं उन्होंने जो प्राण हैं उनकी स्थिति नाभि बताई हुई है कि नाभि में प्राण होते हैं, उसे ही ज्योति का स्थान कहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, IMP लगा लीजिए। और नाभि में ही, नाभि के वहीं पर जठाग्नि मतलब पाचाग्नि होती है, उसी को ज्योति कहा गया है। हाँ, एक और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओज को सूत्र स्थान में प्राणायतन उत्तमम, जबकि निदान स्थान में बस्ती को प्राणायतन उत्तमम कहा है। ये आपको याद करना है, बहुत इंपोर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाता है प्राणायतन उत्तम शब्द किसके लिए आया है, तो आपका आंसर दोनों होगा, ओज के लिए भी और बस्ती के लिए भी। लेकिन आपसे पूछा जाए प्राणायतन उत्तम सूत्र स्थान में किसके लिए है, तब ओज होगा। बस्ती निदान स्थान में किसके लिए कहा गया, तो बस्ती आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है उसने पूछा क्या है और आप क्या आंसर लगा रहे हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन देखिएगा, सुश्रुत संहिता में मिलता है। शल्य विषयार्थ किसको कहा गया है, मर्म को कहा गया है कि आप जब भी शल्य कर रहे हो तो शल्य सर्जरी से पहले आपको मर्मों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए शल्य विषयार्थ जो है वो मर्म है। सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र माना गया है। फिर चरक को किसका पुत्र, तो चरक को विशुद्ध का पुत्र। गुरु कौन थे चरक के, तो वैशंपायन। तो देखिए सभी वैसे हैं, विश्वामित्र, विशुद्ध, वैशंपायन, तो कंफ्यूज न होना। सुश्रुत जो है वो विश्वामित्र के पुत्र थे। सुश्रुत संहिता में कितने, तो 10 आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जबकि अभी हम चरक संहिता आए थे उसमें कितने आचार्य, तो 68 आचार्य का वर्णन मिलता है। ये लिखे हुए नाम पढ़ लेना, याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुश्रुत प्रभतय, सुश्रुत प्रभतय का अर्थ क्या होता है, तो देखिए सुश्रुत प्रभतय से तात्पर्य ये समझते हैं कि इनके समय के काल में और कौन कौन से आचार्य रहे हैं। तो देखिए भोज है, निमि है, कांकायन है, गार्ग है, गालाभ्य है, इनके जो काल में रहे होंगे, इसलिए सुश्रुत प्रभतय से ये नाम आपको याद रखने हैं। सनप नामक विश्वविद्या का ग्रंथ सुश्रुत के कल्प स्थान पर आधारित है, ठीक है। सुश्रुत के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता जो थे नागार्जुन जो थे, देखिए प्रथम प्रतिसंस्कर्ता तो सुश्रुत थे, लेकिन द्वितीय जो प्रतिसंस्कर्ता थे नागार्जुन, उन्होंने कौन सी, तो उपांग हृदय, IMP लगाई, इसको बहुत IMP लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उपांग हृदय या उपाय हृदय नामक रचना की है, किसने, नागार्जुन ने। देखिएगा जिस तरीके से अरबी में चरक को सरक, अभी मैंने बताया था अरबी अनुवाद जो किया था सरक इंडियानस, सरक मैंने कहा था चरक के लिए आया, इसी तरीके से सुश्रुत के लिए अरबी में शस्त्रद शब्द आया है, तो याद रखना। संहिता ग्रंथों में देखिएगा लता कस्तूरी, पुत्रजीवक, पारिजात, मुचकुंद और चक्रमर्द, ये 5 ऐसी टेक्स्ट हैं जो केवल सुश्रुत संहिता में ही वर्णित हैं। कौन कौन सी, लता कस्तूरी, पुत्रजीवक, पारिजात, मुचकुंद और चक्रमर्द। तो 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक। आगे जो भी डाउट है वो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वही सैटरडे की क्लास लीजिएगा, डाउट क्लास आपके कंप्लीट कर दी जाएंगे, उसमें जो भी आपको डिस्कस करना है और जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी आपको वहां पर फेस टू फेस समझा दी जाएगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही है, काफी है ना, क्लास अपन ऑफ करते हैं।